और आज ही मैं अभी आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूँ। और आज ही मैं अभी आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूँ। और आज ही मैं अभी आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूँ। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे दें। मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिया है गैस सिलेंडर 100 रुपए से और सस्ता कर दिया उज्ज्वला योजना में। आज मोदी जी आज एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है, रसोई गैस के दाम 100 रुपया कम करके हमारी गृहिणियों को, हमारी बहनों को ये बहुत बड़ी सौगात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये सौगात देने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुर पार्टी है। 395 रुपए के सिलेंडर को 1000 का करती है और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए कम करने की घोषणा करते हैं। ये तो उसी तरीके से हुआ कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। सिलेंडर्स की प्राइस 100 रुपीज से कम की है। मैं गोवा के सरकार की तरफ से और गोवा के पूरे महिला भगिनियों की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से एक्चुअल रिलीफ जो 100 रुपीज रिलीफ भी बहुत बड़ी रिलीफ है। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया घटाया जाएगा। पिछले साल भी था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब भी 1000 रुपया था सिलेंडर। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री जी? मजबूरी ये थी कि अभी चुनाव आने वाला। आज हमारी सरकार ने जो एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट देने का ऐलान और निर्णय किया है, मुझे लगता है कि नारी शक्ति के लिए और हमारी जनता के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम उन्होंने उठाने का काम किया है। तो चुनाव आया, सौगात लाया, दावे वादे और सौगात की बौछार। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाकर महिलाओं को सौगात देने का दावा किया है। बात यहीं खत्म नहीं होती, चुनाव आया तो सौगात दूसरी तरफ से भी आ रही है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर देश के युवा साथ दे दें, यानी कि साथ निभाने का वादा कर दें, तो 30 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। 30 लाख। मोदी सरकार के दावे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि रक्षाबंधन पर भी राहत दी गई। राहत के 7 महीने बाद ऐन चुनाव से पहले 100 रुपए की राहत का ऐलान चुनावी फायदा उठाने के लिए है। तो क्या सचमुच देश की 47 करोड़ महिला वोटरों को लुभाने के लिए या अपने पाले में लाने के लिए सरकार ने रसोई गैस के दाम घटाए? यह तो बात रही रसोई गैस की, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा कर रही है। बीजेपी भी सवाल उठाती है। देश में इस बार के चुनाव 60-65 करोड़ मतदाता, गौर फरमाइएगा, 60-65 करोड़ मतदाता, 60 से 65 करोड़ मतदाता 18 से 29 साल के बीच के। 6 करोड़ वोटर तो पहली बार वोट डालेंगे, यानी कि 18 साल की उम्र के आसपास के। इसलिए इस तरह के ऐलान सीधे तौर पर युवाओं के दिल में उतरने की कोशिश है। मगर मसला आधी आबादी का है। अब 100 रुपए कम करने का मतलब क्या है वो समझिए। देश में करीब जो है 31 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है। उज्ज्वला का जो लाभ ले रहे हैं उन्हें फायदा पहुंचेगा 3600 रुपए का सालाना फायदा इस योजना के तहत या इस ऐलान के तहत। आम उपभोक्ता को 1200 रुपए सालाना बचेंगे। आम उपभोक्ता। सब्सिडी वाले सिलेंडर की बात करें तो बिना सब्सिडी का सिलेंडर 800 रुपए
और उज्ज्वला 500 रुपए। अब इसका एक और पहलू समझिए, महिला वोटर का हम जिक्र कर रहे हैं। 2019 के वक्त 43 करोड़ महिला वोटर थी, 43 करोड़, और भागीदारी भी अलग है, लेकिन अब 47 करोड़ महिला वोटर है। भागीदारी देखिए, जब वोट प्रतिशत सामने आया तो पता चला कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। 2019 में महिला वोटरों की प्रतिशत जो था वो पुरुषों से ज्यादा था, यानी कि महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। करीब 97 करोड़ मतदाता हैं, और ऐसी स्थिति में ये मकसद साफ है कि आखिरकार वोट अगर सिलेंडर के जरिए भी आए तो इसमें दिक्कत क्या है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक तरफ रोजगार की गारंटी यानी कि राहुल की गारंटी, और दूसरी तरफ मोदी की गारंटी यानी कि विकास की गारंटी। आज गारंटी का भी जिक्र होगा, सस्ते सिलेंडर की कहानी भी समझेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर रुक कर रहे हैं सीधा अपने मेहमानों की तरफ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करते हैं, और उसी का एक विजन लेकर हम मातृशक्ति यहां पर संकल्प लेने आए हैं। और एक बहुत बड़ा उपहार मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिया है। गैस सिलेंडर 100 रुपए से और सस्ता कर दिया उज्ज्वला योजना में आज मोदी जी ने। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महाशिवरात्रि का भी यही संदेश है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, सृष्टि अधूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यही संदेश देता है कि माँ, बहन और बेटी का आदर करो, सम्मान करो, उनको बराबर का स्थान दो। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहन और बेटियों को पूरा सम्मान मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है, रसोई गैस के दाम 100 रुपया कम करके हमारी गृहिणियों को, हमारी बहनों को ये बहुत बड़ी सौगात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये सौगात देने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और सभी बहनों को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुर पार्टी है। 395 रुपए के सिलेंडर को 1000 का करती है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए कम करने की घोषणा करते हैं। ये तो उसी तरीके से हुआ कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। ये चश्मे दान करने वाले लोग हैं। 395 रुपए का कीजिए प्रधानमंत्री जी, तब मानी जाएगी। और विमेंस डे पर मणिपुर की महिलाओं के लिए भी 2 शब्द कह दीजिए। साक्षी मलिक को न्याय दे दीजिए, हाथरस के लोगों को न्याय दे दीजिए। दुनिया में महिलाओं का सम्मान करना सिखाइए, कठुआ रैली मत कीजिए। इस तरीके की जब आप चीजें करेंगे तब महिलाओं का सम्मान होगा। नारी जाति का अपमान करके महिला दिवस मनाना कतई उचित नहीं। सिलेंडर्स की प्राइस 100 रुपीज से कम की है। मैं गोवा के सरकार की तरफ से और गोवा के पूरे महिला भगिनियों की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से एक्चुअल रिलीफ जो 100 रुपीज रिलीफ भी बहुत बड़ी रिलीफ है, सबके लिए दी है। आज प्रधानमंत्री ने कहा है। तो राजनीतिक बयान है और बयानों की बयार है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। सुरेश गर्ग साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ अनुज जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। तारिक खान साहब हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत गर्ग साहब आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं गर्ग साहब आप? बहुत अच्छे सर। तिलक भाई, आज मोदी जी ने जो हमारे हिंदुस्तान की महिला हैं, महिलाओं को 100 रुपए रसोई गैस सिलेंडर के अंदर 100 रुपए करके उनको एक महिला दिवस के रूप के समय पे ये दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 33 करोड़ कनेक्शन है। नहीं, वो कनेक्शन और फायदा मैं सब बता चुका हूँ। मैं असल मुद्दे पे आता हूँ सर, क्योंकि मेरी आदत है आंकड़ों के साथ बात करके अपनी बात आप अपने रखिए और पूरा वक्त मिलेगा। ये जो विपक्षी कह रही है राहत है या फिर रिश्वत है? ठीक चुनाव से पहले आपका दिल पसीजा
देखिए, भारतीय जनता पार्टी रिश्वत में विश्वास नहीं करती है। ये कांग्रेस और कांग्रेस की जो अलायंस है वो रिश्वत में विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कि लालू यादव जी ने चारा घोटाला किस तरह से किया है और कांग्रेस की पूरी पार्टी घोटाले में डूबी हुई है। हाँ। इनके जो बड़े बड़े नेता है वो जमानत पे हैं। तो ये चीजें तो रिश्वत की चीज तो कांग्रेस और कांग्रेस की अलायंस करती है। भारतीय जनता पार्टी तो जनता को राहत देने की बात करती है। हाँ। क्योंकि हमने समय समय पे जनता को राहत दी है और हर तरीके से जनता को राहत देते आए हैं। जब से 10 साल से मोदी जी की जो सरकार आई है, उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा चेंज कर दिया है, हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन ला दिया। अच्छा गर्ग साहब, एक बात जानना चाह रहा था मैं कि पिछले साल भी 8 मार्च था और सिलेंडर का रेट 1000 रुपए था, तब दिल नहीं पसीजा आपका रेट कम करने के लिए रसोई गैस का? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 1100 रुपए का सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में था। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे, लेकिन यूपीए के गवर्नमेंट के टाइम पे 1241 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। नहीं, तभी तो तभी तो जनता ने कहा था, जब आपने कहा गर्ग साहब, जब आपने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, जब आपने सड़कों पर सिलेंडर उठाकर आवाज उठाई तभी तो जनता ने आपको वोट किया कि नहीं? भाई मेरी बात तो सुनो आप। जब हम ये कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई मार, तो हम कह रहे हैं ना कि हमारा जो आरबीआई का बेंचमार्क है 2% से 6% के बीच में महंगाई दर रहना जी, हमने 2% से 6% के ब्रैकेट के अंदर सर 6.6 से ऊपर रही है महंगाई दर पिछले 1 साल में पूरे। ऊपर महंगाई रही। गर्ग साहब, पिछले 1 साल में आरबीआई की जिस डेडलाइन और लक्ष्मण रेखा का जिक्र कर रहे हैं, पूरे 1 साल महंगाई दर 6% से ऊपर रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, एवरेज देखिए तिलक भाई, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। सर मैं झूठ 5-5.5% है सर, 6% ऊपर केवल 2 महीने के अंदर रही है, सिर्फ सर, 2 माह रही है। सर, अगर पूरे 12 महीने का एवरेज उठा के देखेंगे तो वो 5.5। सर मैं आंकड़ों के साथ ही बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन मैं एक बात आंकड़ों के साथ ही बात कर रहा हूं। मैं भी गर्ग साहब, पूरे मंथ वाइज आपको गर्ग सर, मैंने आपसे पूछा कि पिछले साल 8 मार्च को भी महिला दिवस आया था और सिलेंडर का रेट 1000 से ऊपर था, तब आपका दिल क्यों नहीं पसीजा? अजी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता को हम किस तरह से राहत दे रहे हैं। आपने देखा होगा 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त में राशन मुहैया करा रहे हैं। ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगा रहे हैं, रेलवे के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अरे साहब, आप ये चीजें तो देखो ना। आज नहीं, वो तो आपकी बात सही है कि 80 करोड़ जनता राशन नहीं खरीद सकती 5 किलो। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। गर्ग साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि 1150 रुपए का सिलेंडर भी इस देश ने खरीदा आप ही के राज में, गलत तो नहीं कह रहा ना? तो मैं क्या अगला नंबर, क्योंकि आपने कहा कि हमने 100 रुपए कम कर दिए, ठीक, अब मैं उस विषय में नहीं जा रहा कि 700 रुपए बढ़ाए और आपने 100 रुपए क्यों कम किए। मैं सिर्फ एक थ्योरी जानना चाह रहा था कि इसी के मुताबिक 1150 रुपए का सिलेंडर, अब आपने 100 रुपए कम करने की जो बात कही है, तो क्या अगला नंबर जो है पेट्रोल और डीजल का भी आने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से अगर जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मैं राजस्थान के लिए बता देता हूं कि जब हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोल के गए थे कि राजस्थान में हम पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे, पूरे हिंदुस्तान में भी। तो अब तक कम नहीं हुए आपको पता लग राजस्थान में? चुनाव तो खत्म हो गया, कम नहीं हुए? नहीं, चुनाव, अरे साहब हमने तो देखिए हमारे की सरकार को आज 60 अभी कितने दिन हुए हैं, 2 महीने हुए ना, 2 महीने के अंदर हमने 450 रुपए में राजस्थान में सिलेंडर दे रहे हैं। हमने जो पेपर लीक माफिया उनके लिए एसआईटी गठित कर, नहीं वो पेट्रोल, अच्छा वो सिलेंडर दे रहे हैं आप, एक उस सिलेंडर पे भी मैं आऊंगा, वो हमने सुलझा दिया। लेकिन आपने 2 महीने के अंदर हमने राजस्थान में, सर मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि अभी जुम्मा में कुछ ही दिन हुए हैं। नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि जुम्मा भी कुछ ही दिन हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसको कम करने की गुजारिश, मैं क्योंकि ये नहीं कहूंगा कि सलाह, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने कई बार दी मंचों से, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने कोई दाम कम नहीं किए। आप निश्चित रहिए, अगली डिबेट में जब आप मुझे बुलाओगे तो तब मैं आपको बता दूंगा पेट्रोल डीजल के भाव कम हो गए। हाँ, तो सर मैं बस इतना ही जानना चाह रहा था, क्योंकि आप देखिए ये तो संजोग हो गया कि आपने सिलेंडर के दाम कम किए, अब आपने कहा पेट्रोल डीजल के, उससे पहले सीएनजी के दाम कम हो गए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अच्छा एक बात, क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं पेट्रोल डीजल, आपके हाथ में तो नहीं है ना, वो तो पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं। तिलक भाई घुमा फिरा के बात नहीं करे, जनता को राहत देने वाली बात करे। सर मैं तो नहीं, आप ही कहते हो कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, अब आप कह रहे हो कि हम कम कर देंगे। जनता हमारे साथ है, ये क्योंकि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी यानी कि काम होने की गारंटी है। ठीक, अच्छा एक मिनट अनुज जी,
नमस्कार। नमस्कार। वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। राहुल गांधी की गारंटी मैं देख रहा था। नहीं, एक मिनट सर, मैं बहस नहीं करता, पहले क्लियर कर दूं, मैं चर्चा कर रहा हूं। ये 30 लाख का जो दावा आपने किया है, ये 30 लाख अलग से आप नौकरी क्रिएट करेंगे या फिर वो जो खाली पड़े पद हैं आप उन्हें भरेंगे? पहले ये क्लियर कर दीजिए। सर ये अलग से योजना राहुल जी ने दी है कि सरकार बनते ही हम लोग ये मैनिफेस्टो लागू करेंगे। और जो राहुल जी कह रहे हैं वो मैनिफेस्टो पूरे देश में लागू हो रहा है। कर्नाटक में जो हमने योजनाएं लॉन्च की थी वो सारी लागू हो गई। मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार जब चुनाव आता है, जब 450 का सिलेंडर कर देती है, मगर पूरे देश में 1100 का सिलेंडर मिलता है। और पेट्रोल की आपने बात कही, राजस्थान में पेट्रोल कम करने का वायदा किया था, वो कहाँ चला गया? आज महिलाओं पे की बात करें, आज महिला दिवस है, तो कानपुर में उस बेटी के साथ उन न्याय दिला दिया होता तो महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं होती। लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे कोई भी ऐसा रहम नहीं मतलब लगा रही है कि महिलाओं को एक कोई न्याय मिल पाए। चाहे वो दिल्ली में महिला पहलवान का मामला हो, चाहे वो कानपुर में 2 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली और उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। तो एक सोचने का विषय है कि लगातार आज महिला दिवस है और महिलाओं के लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अनुज जी, मेरे सवाल को कोल कर गए आप जी। मैंने आपसे पूछा था ये 30 लाख अलग से नौकरी क्रिएट करोगे ना? सर मैंने कहा ना, आपका जो हमारा मैनिफेस्टो है वो हमारा लागू होगा। एक मिनट गर्ग साहब, अलग से ही है जी, ये अलग से ही है। अलग से ही है जी जी। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि नौकरियां पेड़ पे लटकी हुई हैं। एक मिनट, अब मेरे को पूरे बात समझाइएगा, मैं समझना चाह रहा हूं। डिप्लोमा धारकों को आप 8,500 रुपए महीना देंगे, ठीक? यानी कौशल विकास जो जिक्र एनडीए कर रहा था, एनडीए की सरकार में कौशल विकास की बात की थी ना, कुछ इस तरह का है ना। तो कौशल विकास के तहत 1,37,00,000 लोगों का इन्होंने कौशल विकास किया एनडीए सरकार में। और कुल मिलाकर अगर मैं आंकड़ा एवरेज निकालूं तो 24 लाख के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। 100 में से 18 लोग ही नौकरी पा पाए। 22 करोड़ युवा ऐसे हैं इस कतार में खड़े हुए। ये पैसा कहां से आएगा साहब? ये देखिए, सरकार जब आएगी तो उसका कहीं ना कहीं से ऐसा निदान निकाला जाएगा कि ये नौकरियां दी जा सके, क्योंकि आज सरकार पे नहीं अनुज जी, मैं उनमें से नहीं हूं। मेरे को समझाओगे, मैं समझ जाऊंगा। समझाओ पहले, ये कैसे करोगे? आप कह रहे हो किसी को कि हम कर देंगे, कैसे करोगे ये तो बताओगे ना आप। तो सर ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार का तमाम ऐसे कंडे हैं जो ये नौकरियां हम लोग भर सकते हैं और ये हम दे सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार लेटेस्ट जो है सिर्फ 15 उद्योगपतियों पे सरकार चल रही है। अनुज जी देखो, ये नारे मंचों पर सही लगते हैं। अनुज जी हमारा एक उदाहरण पेश करो, मैं गर्ग साहब के सामने उदाहरण पेश करता हूँ। 1 मिनट रुकिए ना। करके गया था संपूर्ण कर्जा माफी का क्या हुआ, इनसे पूछ लीजिए। गर्ग साहब माफी में 1 मिनट, 5 साल पूरे हो गए। 1 मिनट सर, आपने छत्तीसगढ़ राजस्थान मॉडल का जिक्र करते हो। राजस्थान में मालूम है ना कितनी बेरोजगारी थी आपके राज्य में। मैं उन आंकड़ों पर नहीं जा रहा, मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि आपने जिस मॉडल के आधार पर राजनीति में दावा किया कि हम परिवर्तन ले आएंगे, तो वहां कितनी नौकरियां दी आपने? और आज 30 लाख की बात कर रहे हो आप। अनुज जी। जी सर। राजस्थान छत्तीसगढ़ कितनी नौकरी दी सरकारी? सर झारखंड में तो वहां बेचारे अभ्यर्थी उनकी पीठ और आपकी पुलिस की लाठी। सर आप हमारा छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड उठा दिए। लगातार हम लोगों ने रोजगार दिया, राजस्थान में भी हमने लगातार रोजगार दिया, कर्नाटक में भी हम लगातार रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मगर देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जो रोजगार देने की है वो सेंट्रल सरकार से होंगी। सेंट्रल सरकार हम लोगों को स्टेट में अनुमति नहीं दे रही है। क्या तिलक भाई देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। झूठ भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती है। कांग्रेस ने जो योजनाएं बोली है वो लागू करी है। स्टेट में तो नौकरी देते ना आप। अरे अनुज जी, नौकरी हमने स्टेट की हमने नौकरियां दी ना आपको। अनुज जी, अनुज जी थोड़ा पढ़ लिख के पब्लिक देखती है तो अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा पढ़ लिख के आप सुनिए। तारिक भाई अच्छा बोलते हैं, आपके काम आएगा। सुनिएगा तारिक जी। चुनाव आया, सौगात लेकर आया। गर्ग साहब कह रहे देखा, बोला ना 100 रुपए कम कर दिए हमने सिलेंडर के। बोलिए, आप बोले थैंक यू बोलिए मोदी जी को। मैं तो ये कह रहा हूं कि चुनाव हर
3 महीने पे एक बार करा देना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में, मैं वकील नहीं हूं वरना मैं पीआईएल जरूर दाखिल करता, कि मध्य प्रदेश का चुनाव था तो 200 रुपए कम किए और इधर 100 रुपए और कम कर दिए। तो जनता को चुनाव इतने ज्यादा करा दें कि एक जो लोकसभा का टेन्योर है वो 1 साल का कर दें और विधानसभा का 14 महीने का कर दें, तो खटाखट चुनाव होते रहेंगे। और खटाखट, क्योंकि ये तो बता रहे इन लोगों की लहर है, तो वो राम मंदिर के नाम पे लहर क्रिएटेड है, तो उसी पे चुनाव भी होते रहेंगे और खटाखट रेट भी डाउन होते रहेंगे। खैर ये तो हो गई इधर उधर की बात। पेट्रोल, डीजल और गैस, इन दोनों चीजों, इन सब चीजों के रेट क्रूड ऑयल के प्राइस पे डिपेंड करता है और डॉलर का क्या, रुपए के रिस्पेक्ट में डॉलर का क्या करंट रेट चल रहा है, इन दो चीजों पे निर्भर करता है मोदी साहब। राइट। जब यूपीए की सरकार थी तो क्रूड ऑयल के जो एवरेज प्राइस निकल के आती है 110 रुपये निकल के आते हैं। बड़ी अहम बात है समझने की। 110 प्रति डॉलर बैरल, 110 डॉलर प्रति बैरल जो एवरेज निकल के आता है। अभी 79 पे है। और जब रशिया से वॉर चल रहा था तो बहुत सस्ते में हिंदुस्तान ने रशिया से खूब क्रूड खरीदा। जब ऑयल कंपनी ने सस्ता क्रूड खरीदा तो जब वो था 110 रुपए के एवरेज पे इनकी सरकार में, कांग्रेस की, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, सिर्फ एनालिसिस है, तो डीजल था 55 रुपए पे, पेट्रोल था 72 रुपए पे और गैस जो सब्सिडी वाली थी वो 414 रुपए पे। अब गैस है 803 रुपए पे, 100 और घटा दिया मैंने, 903 था 100 और घटा दिया। और पेट्रोल है 96 पे, डीजल है 90 जी। जब जिन प्राइसेस पे चीजें डिपेंड करती हैं, आप सब्सिडाइज, अभी भी जो गैस कंपनियां हैं उनको ये जो 100 रुपए कम किया है सरकार देगी, वो भले इनके ऊपर बर्डन पड़े 50,000 करोड़ का, ये देंगे उनको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, रशिया से भर भर के तेल खरीदा गया सस्ता, तो डायरेक्ट बेनिफिट बेचारी जनता को क्यों नहीं सर? क्यों नहीं? क्यों सस्ता तेल नहीं? क्यों सस्ता गैस नहीं? क्यों सिर्फ चुनाव के टाइम पर? ये बड़ा अहम सवाल है। ये राजनीति के चक्कर में धर्म का मुखौटा पहनाकर क्यों लोगों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है? उनको महंगाई डबल कर दिया गया है और क्या उसी अनुपात में हिंदुस्तान के लोगों की सैलरी बढ़ी है? अगर सैलरी बढ़ी है तो 3 गुना महंगाई हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। गर्ग साहब जवाब अगर लोगों की इनकम 3 गुना बढ़ी है और उसी रेशियो में जो इनकम रेशियो और जो आपका इन्फ्लेशन रेशियो है, वो ये जो रेशियो के गर्ग साहब जवाब दीजिए। ये पेट्रोल डीजल के दाम, वो तारिक भाई जो बात कह रहे हैं वो तो वाजिब है ना? पेट्रोल डीजल के दाम तो आपके हाथ में है भी नहीं, या है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इनके हाथ में नहीं है। दाम जो इन्होंने खुद ने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलते हैं, निश्चित रूप से चलते हैं। जब हमारी सरकार अभी चल रही है, हमारी सरकार में पेट्रोल जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $120 प्रति बैरल भी जा चुके हैं और अभी निश्चित रूप से $79 प्रति बैरल भी है। जब $120 प्रति बैरल का जो रेट थी तब तो हमने पेट्रोल और डीजल की रेटें नहीं बढ़ाई थी और उस टाइम पे कंटिन्यू पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान हुआ था। पिछले, अगर आप 2 साल का देखे जाए तो पिछले 2 साल में पेट्रोलियम कंपनी को नुकसान था। नहीं गर्ग साहब, निश्चित रूप से पेट्रोलियम कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो 82 रुपए में आपने खरीदा और इतना खरीदा कि हम मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूँ कि हाँ, निश्चित रूप से हमने सस्ती रेट में रशिया से खरीदा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब $120 प्रति बैरल का वो जब रेट थी तब हमने पेट्रोल और डीजल की रेटें नहीं बढ़ाई थी। उसका नुकसान पेट्रोलियम कंपनी को हुआ था। उस कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए अगर करंट में हमने रेट कम नहीं की तो वो अब जाके ये निश्चित रूप से आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल की रेट कम होगी। पेट्रोलियम कंपनियां तो उभर गई उस घाटे से 2 साल पहले। ये मैंने पेट्रोलियम मंत्री ने बताया था। तिलक भाई, मैं कह रहा हूं कि जनता हमारे साथ है, आप निश्चिंत रहिए। जनता के हिसाब से जो भी अच्छा निर्णय होगा वो निर्णय भारतीय नहीं, जनता साथ है, वो बात ठीक है। सवाल है मेरा, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। जी तारिक भाई, प्लीज जल्दी से, परमवीर जी आपके पास 10 सेकंड दे दीजिए।
मैंने कहा टैक्स पेयर आपको पैसा करोड़ों रुपया माचिस शैम्पू खरीदता है, आपको करोड़ों रुपए क्यों देता है कि घुमा के उसको कुछ डेवलपमेंट में पैसा लगा रखा है। आज क्यों नहीं उसको सिलेंडर सस्ता दे रहे हैं उसको आप भाई? एक अपनी 40 साल 50 साल की जिंदगी में आपको लाखों रुपया देता है, आप देखिए ना उसके ऊपर आप बता देते हैं आज इंडियन अगर बाहर जाता तो अब आपके कंट्रोल में आ गया, अब आपके कंट्रोल में 100 रुपए कम कर दिया, जब नहीं कम करते तो कह देंगे हम तो कुछ जानते नहीं है, तेल कंपनियां जाने। ये कौन सी बात है यहाँ पे? वो आपको एक एक चीज, एक मोमबत्ती खरीदता है तो आपको 54 पैसा टैक्स देता है, अपनी पूरी जिंदगी वो आपको 12%, 17%, 25% दवा खा रहा है तब भी टैक्स दे रहा है। अरे चाहता क्या है कि थोड़ा सा सब्सिडाइज कर दीजिए। 95% आइटम ये है जो जीएसटी के अंदर दायरे में ही नहीं आते हैं, कहाँ से दे रहे हैं? 95% आइटम है जो जीएसटी के अंदर दायरे में नहीं आते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आम पकड़ रहे हैं आप, मुद्दे की करें, विकास की बात करें। आज अगर विकास का मॉडल है तो वो नरेंद्र मोदी है, अगर गारंटी है तो वो नरेंद्र मोदी है। खाना दीजिए, खाना नहीं खा पा रहे हैं, विकास का क्या करेंगे? खाना भी तो दीजिए, ये भी तो जनता का विकास है। 140 करोड़ जनता आपका परिवार है, परिवार भूखे मरे। और एक मिनट परमवीर जी, ना वो कहेंगे 80 करोड़ हम दे तो रहे हैं, है ना? 80 करोड़ लोगों को राशन करोड़ दीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं? एक मिनट, 80 करोड़ न दीजिए। क्या वो योजना की आलोचना नहीं, एक मिनट परमवीर जी, वैसे मैं इस शब्द का इस्तेमाल बहुत करता नहीं हूं, इससे थोड़ा बचने की कोशिश करता हूं। वो जो मास्टर स्ट्रोक टाइप का जो चलता है कि बड़े बड़े है, वो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक कुछ इस टाइप का होता है। तो क्या ये वही मास्टर स्ट्रोक टाइप का है ये मामला कि भाई आधी आबादी को आपने 100 रुपए कम करके एक संदेश दे दिया? सर वो अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। गुलजार साहब की 2 लाइनें पढ़ूंगा, उससे हो सकता है बात क्लियर हो जाए कि मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब, खुदा मुझे अब मदारी लगता है जब बड़ा होके मैं देखता हूँ तमाशे उसके। लगातार हमको समझाया जा रहा है कि एक तरफ तो बहुत सारा बड़ा एक तबका है जिस पर खाने को रोटी नहीं है, और एक तबका ऐसा है जो गाड़ियों की सेल नहीं गिरती है भारत में कभी भी, महंगी गाड़ियों की सेल या ऑटोमोबाइल की सेल नहीं गिरती है। मैंने अपनी आंखों से आज तक किसी लोअर मिडिल क्लास इनकम वाले आदमी को मोटरसाइकिल खड़ी करके साइकिल चलाते हुए नहीं देखा कि डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। और 2004 की बात कर रहा हूँ, तब भी जब भाजपा कहते थे, आज दूसरे लोग कहते हैं। तो ये आंकड़ों को बनाया और तोड़ा मोड़ा अपनी व्यवस्था के हिसाब से जाता है। ये मास्टर स्ट्रोक है, जनता के ऊपर तत्कालिक असर पड़ता है इन चीजों का। कि जैसे अभी तमाम हम देख रहे हैं कि 100 रुपया कम हुआ, जैसे पता नहीं कैसे कुबेर का खजाना हाथ में लग गया। क्योंकि ये 100 रुपये बढ़ भी जाता ना, ये मैं अपने व्यक्तिगत उससे बोल रहा हूँ, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सस्ते होने पे फर्क नहीं पड़ता, बड़े होने पे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे आंकड़े अलग अलग होते हैं। मतलब राजनीतिक फायदा नहीं मिलता? राजनीतिक फायदा मिलेगा साहब, यही दुर्भाग्य है। आपने मेरी आसान कर दिया। इसका राजनीतिक फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना कम होने का ना बढ़ने का। क्योंकि देखिए डीएनएस अलाउंस परसों भी बढ़ा था, केंद्र सरकार के लोगों का लगभग 4% 5% बढ़ाया है। जो इनकम चीजों की इनकम थी वो लगातार बढ़ती चली जाती है। आम प्रोडक्ट आप अगर देखते हैं, कोई साबुन सोडा पानी अपने होते हैं, साबुन वगैरह, ये तो इनकी चीजें दाम बढ़ते रहते हैं। सैलरी हर साल लगभग बढ़ती है, आपकी और मेरी भी बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है ना साल में सब एक बार। तो ये चीजें मिली जुली है, लेकिन इनका राजनीतिक उसी अनुपात में जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है। देखिए हर चीज के ऊपर नहीं होती है ऐसी चीज। अगर हम अपनी एसेंशियल आइटम्स देखें तो हमारी चीनी, शक्कर, नमक, दाल ये लगभग वहीं पर घूमती रहती है, 5-6% ऊपर नीचे। इतने में हमारी सैलरी घूमती है 10% के आंकड़े में। तो राजनीतिक मुद्दा इनको बनाया जाता है, इतना बड़ा परचेसिंग पावर भी उतनी ही रहती है, मतलब आप ये कह रहे हो? सर मिडिल क्लास की लगभग उतनी रहती है। अगर मैं चाहूँ मेरी परचेसिंग पावर रातों रात आज अपनी मारुति ऑल्टो बेचकर फॉर्च्यूनर लेने की हो जाएगी तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी, कभी नहीं होने वाला है। कोई नेता कुछ भी बोलता रहे, कोई पार्टी आ जाए। रही तेल का डबडबी बजाने की बात, ये बार बार देखिए तेल पे 2 तरीके के टैक्स होते हैं, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। लगातार केजरीवाल जी भी बोलते थे दिल्ली में, भैया आप कम कर दो अपना स्टेट का टैक्स कम करो, आप खत्म करो काम को। एमएसपी देने की बात भगवंत मान जी ने बहुत। तो जहाँ केंद्र और राज्य में एक ही सरकार हो, जैसे एक डबल इंजन की सरकार टाइप का। जी देखिए कम करेंगे ही नहीं, ये बात ये किसी के ताकत पे नहीं है। अगर आप गूगल सर्च कीजिए, इसमें जीएसटी और आपका इनकम टैक्स के बाद ये तेल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स कलेक्शन होता है देश के अंदर। कोई सरकारों में कहता हूँ, आज भाजपा छोड़िए, कल को कोई भी XYZ वो कह के दिखाए कि आते अभी जैसे अभी 30 लाख का शगुफा छोड़ा जा रहा है। एक जुमला शब्द को, जुमला उर्दू का बड़ा अच्छा शब्द है, जुमला माने विचार रखना। अब उसको तो 30 लाख आपको जुमला क्यों लग रहा है कि वो विपक्ष कह रहा है कि हम आएंगे सत्ता में तो 30 लाख? ऐसा नहीं,
30 लाख वो दे नहीं सकते हैं सर। इतनी क्यों? कंपनीज में लगा तो जगह ही नहीं है सब, जगह ही नहीं है, कहाँ से देंगे? बात ये पता है ना। क्यों? कि आप केंद्र में जो पद खाली पड़े और राज्यों में पद खाली पड़े हैं उनकी संख्या करीब 60 लाख के आसपास है। सर उनके ऊपर कई पदों की अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते। प्रॉब्लम यहीं पर होती है। हम लोग, मैं अपनी बात करूंगा, मैं प्रवक्ता बनते या राजनीतिक विषय बन के बैठता हूँ तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सारे IAS सेक्रेटरी सबसे ज्यादा समझदार मैं हूँ। मैंने गूगल किया, एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास आ गया, इतनी पोस्ट खाली है, इतनी उन्हें वो पद एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं कई सारे। नहीं तो ये तो सदन के भीतर सरकार का दिया हुआ आंकड़ा है सर। वहां पर कई जगह काम बंद हो चुके हैं, मतलब इतनी डिटेलिंग में नहीं जा सकते हम तो। एनेक्स्चर बहुत सारे होते हैं उसके अंदर। अच्छा। हमने ऊपर अखबार में पढ़ी खबर और वो नेता भी करते हैं, नेता भी करते हैं। तो तब वो आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होती? आंकड़ों की ही बाजीगिरी है सर जी, आंकड़ों की ही बाजीगिरी है। अच्छा, तारिक जी बात रखना चाह रहे हैं, फिर अनुज जी और गर्ग साहब आपके पास आ रहा हूं। बोलिए तारिक जी, क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक टाइप का है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं दिल्ली रहा हूं और लोगों के ऊपर तेल की प्राइसेस का फर्क नहीं पड़ता होगा। दो तरीके के लोग, एक तो गाड़ी आती है जिसमें से कार्ड निकलता है, टंकी फुल कर दिया, और दूसरी एक मोटरसाइकिल से लोग आते हैं जो 100 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए और 60 रुपए का तेल डलाते हैं। उन लोगों के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है और हमारे यहाँ वो मोटरसाइकिल लेके आने वाले लोग ज्यादा हैं। इसलिए अगर इन सब चीजों के रेट कम होंगे, जो कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, कि किसी तरीके से जो टैक्स, गवर्नमेंट क्या है, मैनेजर है, मैनेजर ने टैक्स कलेक्ट किया और जनता को रिटर्न करना। अब मैनेजर ने क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया और जनता को रिटर्न न कर उसको जो मैनेजमेंट किया, उसका जो बजट बनाया, उसको इधर उधर कर दिया, उसको कम दिया और बाकी चीजों में ज्यादा लगा दिया, ताकि उससे आपके जो बेनिफिट हो उसका मतलब नहीं। लेकिन जो जनता के पास जानी चाहिए, कांग्रेस सरकार सब्सिडाइज कर जनता को दे रही थी। आप सब्सिडाइज आज कर सकते हो, तेल को सब्सिडाइज कल नहीं कर सकते थे। अब आ जाइए बात नौकरी की। नौकरी तो भाई सरकार को डेवलपमेंट का मानक, प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं ना, कोई आंकड़ा दे ही नहीं सकता। दुनिया का, हिंदुस्तान में आप दे ही नहीं सकते। बताइए, गप मार दिया मैंने 4 करोड़ दे दिया, मैंने 5 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ दे दिया। ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी MSME है, कितने स्टार्टअप बना दिए आपने, उसके आंकड़े सरकार के पास होते हैं। लेकिन कितनी नौकरियां दी गई, इसके प्राइवेट सेक्टर के आंकड़े एग्जैक्ट नहीं मिल सकते, मगर गवर्नमेंट सेक्टर के मिल सकते हैं। ये एक मपना है, जिसको नापने का एक मीटर है। नहीं, परमवीर जी कह रहे हैं मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि पूरे देश में इतने पद खाली, हम कह रहे हैं मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, देखिए पूरे देश में इतने पद खाली हैं और पद खत्म कैसे हो जाएं? हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, वहां टीचर नहीं है, तो टीचर क्या, टीचर की कोई आत्मा आ जाएगी कुछ दिन के लिए वहां पढ़ाएगी और फिर वो इनविजिबल हो जाएगी? वो तो जॉब वहां पर क्रिएटेड है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमने जो टैक्सेस का कलेक्शन किया, रेवेन्यू का कलेक्शन किया और LIC उद्गम को बेचकर और तमाम दुनिया सरकारी संस्थाओं को की जो स्टेक है उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया और पैसा लेके आए। नहीं परमवीर जी, क्या विश्वास नहीं, अगर ये वाकई मुद्दे गंभीर मुद्दे हैं जिसका जिक्र तारिक भाई कर रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं, तो फिर क्या विपक्ष जनता के रूप में विश्वास नहीं जता पा रहा कि भैया जनता मोदी की गारंटी पर तो विश्वास कर रही है लेकिन राहुल की गारंटी पर नहीं? सही बात है आपकी, अगर इसमें हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी जरूर है। एक मिनट परमवीर जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं गर्ग साहब आ रहा हूं। अभी बात आई थी स्कूलों की तिलक जी, स्कूल में टीचर नहीं है तो वहाँ पर स्टूडेंट भी नहीं है। ये बात छुपा ली जाती है कि स्कूल की बिल्डिंग तो जर्जर हालत में खड़ी है, वहाँ टीचर है नहीं है और तो वहाँ स्टूडेंट भी नहीं है। यही बात आंकड़ों का खेल खेला जाता है, तमाम सरकारें खेलती रही है, बार बार की जाती है कि इतनी नौकरी के पद खाली है। अगर आप देखिए विपक्ष की बात सुनते हैं, हम टीवी डिबेट्स को सुने तो ऐसा लगेगा कि देश में तो हाहाकार मचा हुआ है साहब, लोग भूखे मर रहे हैं। मैंने पहले भी बात बोली थी, आज तक शायद आपने देखा हो तिलक जी, किसी आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करी है लोअर इनकम ग्रुप में से कि मैं आप साइकिल चलाऊंगा, तेल नहीं भरवा पाता हूं मैं, किसी ने खड़ी करी होगा तो बात सामने आती है ना, दिखा जाए। तो ये आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, किसकी गारंटी में दम है, किसकी गारंटी में दम नहीं है, ये जनता तय कर देगी, 2 महीने की बात है। लेकिन बात क्या है, मुद्दे को प्लीज जल्दी से तारीख प्लीज, वक्त फिर कम है। गर्ग साहब, नीड बेस और लग्जरी बेस, नीड और लग्जरी को डिवाइड किया था। नीड तो आदमी करता है, लेकिन इकोनॉमी प्रॉस्परस होती है और आगे बढ़ती है जब आदमी के पास सेविंग में पैसे रहते। अब जब पैसे ही नहीं बच रहे हैं, सारे पैसे का तेल ही डलवा ले रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल ही रहे हैं और आटा दाल चावल ही खाए ले रहे हैं, तो अदर जो और चीजें हैं उसके लिए जो इकोनॉमी का चक्र है वो हल्का घूमता है और जिससे इकोनॉमी स्लो होती है और प्रोडक्शन और तमाम चीजों पे असर पड़ता है। हमने देखा, तमाम बातें करते हैं, हम दिल्ली की ही बात करेंगे। दिल्ली के अंदर शराब की सेल बम्पर होती है
तो मैं क्या समझ नहीं पाता हूँ ये आंकड़ा कि तेल डलवाने के लिए मोटरसाइकिल में पैसे नहीं है, बैंक में सेविंग के पैसे नहीं है, लेकिन शाम को सरकारी ठेके के ऊपर अनुदान किया जाता है। तो ये कैसी इकोनॉमी है साहब, ये बताइए। लोकतंत्र का के पार्टनर है ना कांग्रेस वाले, अपना लोगों का वो है। बहुत बढ़िया डेमोक्रेटिक पार्टनर है दिल्ली में, वो के बारे में आप क्या कहा फ्री देते थे। नहीं फिर वो कहने वाले फिर कहेंगे कोरोना में भी इकोनॉमी में इन्होंने जो है योगदान दिया। वो एक अलग विषय ना। एक मिनट मैं गर्ग साहब एक बात जानना चाह रहा था, फिर मैं उसके बाद अनुज जी आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि हमने 100 रुपए गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए, तो क्या हिंदुस्तान की जनता को आप ये बताएंगे कि गैस के ऊपर से आपने सब्सिडी क्यों बंद करी थी? नहीं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। मैं किसमें? आपको बता देता हूँ। मैं एक मिनट सुन लीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। 2014 से पहले गैस कनेक्शन करीबन लगभग 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। 12 करोड़ गैस कनेक्शन में 1241 रुपए का सिलेंडर था, वो ये 450 रुपए में देते थे, यानी कि 700 रुपए के लगभग की सब्सिडी देते। हम जब आए, उन गैस कनेक्शन को हमने आधार कार्ड से लिंक किया था, लगभग 4 करोड़ गैस कनेक्शन फर्जी निकले थे। 4 करोड़ गैस कनेक्शन को 750 रुपए से आप डिवाइड करेंगे तो हर साल 20,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा ये घोटाला कर रहे थे कांग्रेस की सरकार। उसको हमने रोका है। सब्सिडी किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार में लगा रखी थी, वो चीज मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि नहीं सर, जो जरूरतमंद है उनकी भी सब्सिडी बंद हो गई, मैं ये कह रहा हूँ साहब। मैं अब दे रहे हैं ना, 600 रुपए में दे रहे हैं ना जरूरतमंद को। उज्ज्वला के अंदर उज्ज्वला कनेक्शन तो 2014 से पहले होता ही नहीं था, ये जानते ही नहीं थे उज्ज्वला कनेक्शन क्या होता है। हमने 2014 के बाद में उज्ज्वला कनेक्शन, आज 10 करोड़ 25 लाख उज्ज्वला कनेक्शन है, उनको 600 रुपए में दे रहे हैं हम सिलेंडर। तो ये आप देखिए ना। दूसरा, इन्होंने LIC का नाम लिया कि भाई नहीं, तो फिर ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब्सिडी इसलिए नहीं देते कि भ्रष्टाचार है। मात्र 2% मार्केट के अंदर गया और उससे LIC की वैल्यू बढ़ी है। आज आप असेसमेंट कर सकते हो कि LIC की वैल्यू क्या है। पहले आपको ये पता नहीं लगता था कि LIC के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ था। जब से वो BSE के अंदर इंडिया लिस्ट हुई है ना कंपनी, इसके बाद ट्रांसपेरेंसी आई है। ये है LIC का। आप बोल रहे हो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अरे 234 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी 2014 से पहले। आज 256 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। PSU 256 है। बढ़ी है घटी है, ये बता दीजिए। तो ये जो झूठे आंकड़े देखने से जनता भी समझती है और जनता ने इन लोगों को इसीलिए इसे नकारा है। अच्छा, ये झूठे आंकड़े हैं तो ये बेरोजगारी देश में है कि नहीं? अरे हिमाचल के अंदर तो आपने सरकार आते ही 5 रुपए पेट्रोल के दाव बढ़ा दिए थे वहां पे हिमाचल के अंदर। गर्ग साहब, वो तो जनता हिसाब किताब कर लेगी ना। गर्ग साहब एक मिनट गर्ग साहब, मैं वही गारंटी पूछ रहा था आपसे, ये बेरोजगारी देश में है कि नहीं? देखिए, बेरोजगारी दर आज 3.1% है हिंदुस्तान में। आज ही कल ही आंकड़े आए हैं सर, 8% से ऊपर वाली क्या है फिर? वो यूपीए टाइम पे 10% से ऊपर बेरोजगारी दर हुआ करती थी। अच्छा, हम रोजगार दे रहे हैं ना। मैं बता, अब चलो मेरे एक सुन लीजिए। EPF में रजिस्ट्रेशन कब होता है? जब उसको सैलरी मिलती है या वो पेरोल पे आता है। 2014 से पहले 8 करोड़ EPF अकाउंट थे, आज 28 करोड़ EPF अकाउंट है, यानी कि नए 20 करोड़ EPF अकाउंट लास्ट 10 ईयर के अंदर 10 साल के अंदर 20 करोड़ नए EPF अकाउंट खुले। 44 करोड़ मुद्रा लोन, अगर एक व्यक्ति को भी रोजगार मिलता तो 44 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होगा, और 20 करोड़ EPF अकाउंट खुले। अब आप देख लीजिए रोजगार क्या है। ये कहने से कुछ 8 साल में आपने 8 साल में 9 साल में कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी? मैंने बताया ना आपको। चलो यूपीए के टाइम पे 5 लाख नौकरी दी थी इन्होंने पिछले 10 साल। सर आपने कितनी दी? मैंने आपसे पूछा। वो तो सर नेहरू जिम्मेदार होंगे उसके लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे तो मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ कि 2004 से 2014 के बीच में इन्होंने 5-5.5 लाख नौकरियां दी हैं। हमने अभी 9.5 लाख नौकरियां दी है। अब उससे कंपैरिजन कर लीजिए, इनके 10 साल का कार्यकाल। अच्छा, आपने 9.5 लाख नौकरी दी है? 9.5 लाख नौकरी दी है। और जो PM साहब ने कहा था हाल फिलहाल में कि 10 लाख नौकरी देंगे, वो वाला हटा के उसमें देखिए, हमने ये नहीं बोला सरकारी नौकरी देंगे, हमने ये बोला रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी नहीं, मैं 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। उस हिसाब से तो सर 20 करोड़ हो जाएगा मामला। मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहा। जब आपने वादा किया था वो तो 20 करोड़ पहुंच जाएगा आंकड़ा, 18 करोड़। 20 करोड़ आप 28 करोड़ में तो 8 करोड़ को EPF को हटा दो, 20 करोड़ हो गए। 20 करोड़ हो गए सर। 44 करोड़ मुद्रा लोन हो गए। आप लगा लीजिए, कैलकुलेशन लगा लीजिए। इधर उधर बातें करने की जरूरत ही नहीं है ना अपन को। नहीं सर, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। तो इस हिसाब से फिर मैं अनुज जी के पास जा रहा हूँ। सर एक मिनट। तो इस बार जो आपने जो पिछली बार कहा था कि 2 करोड़ रोजगार या नौकरी, जिसका भी जिक्र आपने किया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो 2014 वाला मामला,
तो इस बार आप कितने करोड़ नौकरी देने जा रहे हैं? चुनाव में क्या वादा? तो अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा, हमने अभी लोगों से सुझाव मांगे, उसमें पता लगेगा। हमने अभी नमो ऐप पे लोगों से सुझाव मांगे, अभी कम से कम 20 लाख सुझाव तो आ चुके हैं। हमारा टारगेट नहीं, आपकी बार 2 करोड़ से ऊपर बढ़ेगा मामला कि इतनी नौकरी देंगे हम? में आपको बता दिया जाएगा कि कितनी नौकरी का वादा करेंगे। नहीं तो मतलब 2 करोड़ से ऊपर नौकरी तो देंगे। राहुल गांधी की तरह जुमलेबाजी नहीं है। 30 लाख नौकरी, 30 लाख नौकरी के झूठे वादे राजस्थान में भी बोल के कहते हम ये कर देंगे, कर्जा माफी कर देंगे, 2 लाख प्रतिवर्ष नौकरी की बातें किए। पूरे 5 साल में 1,35,000 नौकरी दी है राजस्थान के अंदर। अब पूछ लीजिए इनसे दिए या नहीं दिए। आंकड़े हैं 1,35,000। मुझे लगा कि आप शायद 2 करोड़ से ऊपर नौकरी देंगे इस बार, क्योंकि आपने कहा 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था ना आपने, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया। देखिए आप फिर आप बात को 2 करोड़ रोजगार का वादा, प्रधानमंत्री नौकरी देने का वादा किया। अनुज जी एक मिनट सवाल, एक मिनट अनुज जी एक मिनट लोन है, आप उससे कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ गर्ग साहब एक मिनट गर्ग साहब, 2 करोड़ वादा भी नहीं किया, हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं है, ये चीज बता दूं। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि भाई इस तरह की संभावना है, ये चीज है। आज 35 लाख वादा नहीं किया था, वादा तो किया गया था ना सर। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो वादा कमिटमेंट ही हुआ ना, उसमें किसी संकल्प पत्र, घोषणा पत्र या विजन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है सर। वो कमिटमेंट होता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो ऐसा मत बोलो ना कि हमने कहीं लिखित में दिया ही नहीं था। एक मिनट ये बात अनुज जी मैं जानना चाह रहा था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जैसे आपने बिहार में 20 लाख का मसला था, तो ये जो कमिटमेंट किए जा रहे हैं कि इसका कोई आधार है कि कितने पद हम सृजित करेंगे? आधार तो है नहीं उनकी, राहुल गांधी। देखिए अनुज जी एक मिनट गर्ग साहब, वो अपनी बात रख रहे हैं ना, आपके बीच में नहीं बोले, उनको बोलने दीजिए। अनुज जी बोलिए। देखिए जो पूरे देश में राहुल जी ने आज पूरा सर्वे किया है, उस सर्वे को देखते हुए राहुल जी ने ये मैनिफेस्टो जारी किया है, क्योंकि आज लगातार पूरे देश में बेरोजगारी का आलम बढ़ता चला जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। देश के गृह मंत्री ने बोला था कि पीएचडी धारक पकौड़ा तल दे। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की जो एक मदार है वो आज ढहती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए इन लोगों का कोई ये कांग्रेस पे आरोप है कि कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं करे। कांग्रेस ने लगातार जो वादे किए और वो पूरे भी किए। किसान की कर्ज माफी का वादा हो तो कांग्रेस ने ही पूरा किया था। एमएसपी का भी वायदा कांग्रेस ने अभी किया है, वो पूरा करेंगे हम लोग। भारतीय कितना खर्चा आएगा पूरे साल का? गर्ग साहब एक मिनट, एमएसपी से कितना खर्चा आएगा? अनुज जी एक मिनट वो खर्च वाला हिसाब किताब। लेकिन एक बात बताइए कि आप आज एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हो, मैं ये नहीं पूछ रहा कि भाई आप जब सत्ता में थे तब आप क्यों नहीं लाए, तब वो कानून की याद क्यों नहीं आई, वो छोड़ दीजिए। वो बात आप कई बार सामने आ चुकी। लेकिन एक बात कि ये केरल में एमएसपी कानून क्यों नहीं है? देखिए केरल में जो किसानों का जो समस्या सामने आएगी, उस किसान की समस्या को नादान किया जाए। आज पूरे देश में, आज दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन कर रहा है, एमएसपी कानून नहीं है जी। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, किसान, वह बताइए केरल में कहाँ आंदोलन किया है कि एमएसपी के लिए? कहाँ आंदोलन किया जी? तिलक भाई आप देख लो, इससे पता लग रहा है ना कि कौन किसान आंदोलन कर रहा है। मतलब देखिए आज दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन कर रहा है वो इनको नहीं दिख रहा। उसके लिए बड़ी बड़ी कील बिछाई जा रही है, बारूद के गोले छोड़े जा रहे, वो नहीं दिख रहे भारतीय जनता पार्टी को। किसानों की परिभाषा क्या है ये बता दीजिए। बुलडोजर लेकर बॉर्डर पे आने की परिभाषा है क्या? वो किसान नहीं है। धरना प्रदर्शन का एक उनका एक मिनट मुद्दे पे आइए। जी तारिक भाई, आपने कहा कि हाँ वाकई में इस बात को हम कबूल करते हैं कि भाई जो अपील होनी चाहिए विपक्ष की तरफ से मुद्दों के आधार पर, वो जनता तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं आप? कनेक्ट तो बढ़िया बनाना पड़ेगा। अब मैं बहुत यहाँ चैनल पे बैठ के कहूँ आपसे, क्योंकि अगर हम हारते हैं तो उसका आत्ममंथन और आत्मचिंतन बहुत गहराई से होना चाहिए। और अगर मुद्दे अच्छे हैं, जैसे हम 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं और ये भी कहेंगे कि हम उसको वाकई में धरातल पे लेकर आएंगे, लेकिन उस बात को हमको जनता तक कार्यकर्ताओं द्वारा, बड़े नेताओं द्वारा पहुंचाना है।
इसी कनेक्ट का पूरा खेल है और उस कनेक्ट में कामयाबी के लिए जीतोड़ मेहनत हम लोगों को करनी पड़ेगी विपक्ष को। अगर हम वो कनेक्ट नहीं पहुंचा पाते, अगर हम नहीं बता पाते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और बैकवर्ड को बता दें कि आपका अधिकार और जो मंडल कमीशन की सिफारिश थी वो आरक्षण मारा जा रहा है, खाया जा रहा है, लेकिन जब तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे अगर तो दिक्कत होगी। तो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को बहुत मजबूती से जनता के बीच में जाकर इन मुद्दों को समझाना पड़ेगा कि देखिए आरक्षण खत्म होगा, देखिए नौकरियां दी जाएंगी, आपको गारंटीज दी जाएंगी, उधर भी गारंटी है इधर भी गारंटी है, मगर बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार तो महंगाई तो कम हो गई, अभी पेट्रोल 2 रुपए लीटर है और गैस 50 रुपए में मिल जाती है 1 सिलेंडर, यही है मामला। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही, आप समझिए, इन्होंने कहा कि 336 पीएसयू थे सरकारी उद्गम, 356 हो गए, 336 कब बने थे? 2, 3, 4 मोहनजोदाड़ो का जब टाइम था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। आज से 60,000 साल पहले जो 336 पीएसयू थे वो बने थे। भाई साहब 336 आपके पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाए, आपको ये क्रेडिट उनको देना चाहिए कि इतने सालों में उन्होंने जो सरकार की जो एक क्षमता होती है वो बैकिंग है पीएसयू सरकार की कि कभी भी आपके ऊपर आपदा आए तो ये उसके आप स्टेप्स निकालकर अपनी आपदा को कवर अप कर। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्यों ऐसा माहौल, जो आप कह रहे हो कि भाई विपक्ष को मुद्दों को उठाना चाहिए और इन्हीं मुद्दों के आधार पर पूरा चुनाव होना चाहिए, लेकिन एक दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई ये धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, तो असल लड़ाई मुद्दों पर कैसे आएगी? देखिए, एक मर्तबा लड़ाई मंडल और कमंडल की भी हुई। असल मुद्दे पर लाने के लिए धरातल पे मेहनत ही कर सकते हैं, जनता को समझा सकते हैं कि आपकी जो धार्मिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो और आपकी जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं इनको मिलाया नहीं जा सकता। जो राजतंत्र है उसका काम है जनता तक फायदा पहुंचाना। नहीं, असल मुद्दों की बात फिर वो मसला जा रहा है। मसला तो यही आ जाता है ना कि भाई आप इतनी बेहतरीन सियासत की पिच पर फुल टॉस बॉल अगर पीएम मोदी को दोगे तो फिर वो तो ऐसा बल्लेबाज तो 6 मारेगा कि आप परिवार की बात करते हो फिर कहते हो, फिर वो मसला फिर वो अपनी तरफ आ जाता है, पहले चौकीदार वाला उससे पहले चाय वाला। तो फिर चुनाव को कहीं ना कहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो, फिर दूसरी तरफ कह रहे हो कि मुद्दे यही होने चाहिए। नहीं, देखिए मेरा कहने का सीधा सा ये मतलब है कि जब तक हम मुद्दों को बेस बनाकर जनता के बीच में मजबूती से नहीं पहुंच पाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे, और सिर्फ ये जो एक नारा विपक्ष की तरफ से लगता है मैं उसके खिलाफ होता हूं कि मोदी हटाओ, मोदी नहीं, हमें लड़ना इनके पूरे सिस्टम से है। ये एनडीए है, पूरा सिस्टम है, पूरे बीजेपी है। कल मोदी चले जाएंगे तो सेम जो उनकी जो XYZ उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वही तो रहेंगी। उनकी प्राथमिकता जनता को नौकरी देना नहीं है, तो हमें ये नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। कम से कम एक विजन, एक खाका जो है जनता के सामने ये तैयार करके रखना पड़ेगा आपको कि आप करोगे तो करोगे कैसे, ये भी एक सवाल है। 100% एग्रीड हूं आपकी बात पर कि जनता के सामने, और हमको बहुत पहले ये खाका तैयार कर लाइन से रख देना चाहिए कि युवाओं के लिए आपको हम ये चीज देंगे। परमवीर जी, मैं तारिक भाई से 100% सहमत हूं इस बात को लेकर कि भाई अगर आप में एक तरफ मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ राहुल की गारंटी, लेकिन वो अपीलिंग है या नहीं है ये भी सवाल है। उदाहरण के तौर पर फिर वो आपसे ले रहा हूं मैं जवाब। तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव लड़े, तमाम मुद्दे आए, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक ही मुद्दे को पकड़ा रखा पहले भाषण से अंतिम भाषण तक। जी बिल्कुल, मैं गलत तो नहीं कह रहा। एक ही मुद्दा, सत्ता में आऊंगा, एक पहली कलम से इतनी नौकरी दूंगा। वो धर्म का मुद्दा, जात का मुद्दा, नापात का मुद्दा, सब ने सब उठाया, लेकिन अंत में जेडीयू भी उसी मुद्दे पर आया जो कह रहे थे पैसा कहां से लाओगे, पिताजी के घर से। फिर जेडीयू ने वादा किया कि नहीं ये इतने देंगे तो हम इतने देंगे, फिर बीजेपी ने कहा कि इतने देंगे तो हमसे लो 20 लाख। लड़ाई कहां आई? उस लड़के ने, एक युवा ने पूरे का पूरे चुनाव का रुख और मुद्दा तय कर दिया, बोले इसी पे लड़ूंगा चुनाव। है कि नहीं परमवीर जी? लेकिन क्या विपक्ष में अभी वो एक अपीलिंग पावर है कि नहीं, एक अलग धारा पे एक अलग धारा पर, और मोदी जी की गारंटी अलग।
तिलक जी देखिए, राई का पहाड़ ज्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता। हाँ। अगर कोई मुद्दा होगा ही नहीं तो उसको मुद्दा बनाया नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर याद करूंगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, जिन्होंने जनता को समझाया था, पिछड़े वर्गों को बताया था कि तुम्हारा इस तरीके से पीछे हटे हुए हो, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई को शेरनी का दूध बताया था कि जो पिएगा तो वो दिलेर हो जाएगा। उसके बाद राम मनोहर लोहिया जी आए, तो संघर्ष तो उन लोगों को उस समय करना होता था जब ना कोई सोशल मीडिया होता था, प्रेस के ऊपर पूरी की पूरी रोक होती थी कि इतना आप लिखोगे, ना लोग इतने पढ़े लिखे होते थे कि अखबार पढ़ पाए, ना इतने न्यूज चैनल्स होते थे। तो उस समय तो ये बात मानी जा सकती थी कि जनता से कनेक्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, घर घर जाना पड़ेगा। आज वो समस्या नहीं है, आज कनेक्ट बनाना बड़ा आसान है, लेकिन कनेक्ट के अंदर अपील तो होनी चाहिए ना कोई साहब। अब आज जैसे हम सुनते हैं राहुल गांधी जी ने कहा 30 लाख नौकरी देंगे वो, तो मैं नहीं समझता कि एक सिंपल सी नॉलेज रखने वाला आदमी, सिर्फ अखबार रोज पढ़ने वाला आदमी समझ जाएगा कि ये बात हजम नहीं हो रही है साहब, ये बात हजम नहीं हो रही। नहीं, क्यों नहीं हो रही? 2 करोड़ वाली तो बात हजम हो रही थी, तो ये क्यों नहीं हो रही? 30 लाख 2 करोड़ की बात जैसे हजम वो भी नहीं हुई थी। आप अब लगातार देखिए मीडिया प्रेस वो 2 करोड़ पे बात करते हैं, तो आज तक भी उसके ऊपर किरकिरी होती है। अभी आपके सामने गर्ग साहब ने बोला कि हम तो 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। सर वो कुछ भी कहते रहे, देखिए हम पार्टी के प्रवक्ताओं को तो धर्म है, उनका दायित्व है अपनी पार्टी को। अब तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी आए हुए हैं, वो भी बता रहे हैं बातें अपनी, तो वो उनका दायित्व है, उनका काम है, वो करेंगे, लेकिन जनता हम देखती है इन चीजों के ऊपर। तो सर ये कैसे पता चलेगा कौन जुमला कर रहा है और कौन गारंटी दे रहा है? मैं बताता हूँ सर, देखिए आज के टाइम के अंदर एक आदमी बात करता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है हमें अपनी, एक आदमी रोजगार की बात करता है, वर्ल्ड रिलेशंस की बात करता है, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की बात हो रही है। वही कांग्रेस है जो कहती थी जात पे ना पात पे हम मोहर लगेगी हाथ पर, और वही उस समय प्रोग्रेसिव लोग 70s के लोग आज जात पात की बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आता है इस तरीके से कहाँ पर आएगा। देखिए ये चीजें सतत चलने वाली चीजें हैं। नहीं तो जात के आधार पर तो यहाँ मंत्री भी तय होते हैं ना सर? सर मंत्री तय होंगे, देखिए वो मंत्री तय करना जात के हिसाब से वो सिस्टम है उनका बना हुआ है, हर एक पार्टी कर रही है उसमें। लेकिन आप आरक्षण और नौकरी रोजगार अगर जात के हिसाब से देने लगेंगे तो देश चल जाएगा क्या? जाति के आधार पर अगर आप नौकरी देने लग जाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो वही जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे वो अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। फिर तिलक जी बन जाए एनडीए का हिस्सा, देखिए वो तो बात है अभी, सिर्फ मुझे लगता है कुछ सालों में हम भाजपा और कांग्रेस का भी वो भी देख लेंगे गठबंधन भी, बाकी सबका तो देख ही दिया है। हम इतने सौभाग्यशाली होंगे। अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस भी एक ही धारा में। वो जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्ग साहब के पास ऑलरेडी सारे आ चुके हैं, बस एक आध परिवार ही बचा है। गर्ग साहब एक बात जानना चाह रहा था मैं, चलते चलते एक बात समझाइएगा जरा दर्शकों को। आपने छत्तीसगढ़ राजस्थान के चुनाव में कहा कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, ठीक है, ठीक पक्का कहा ना सर आपने? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र में है, राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। और तो ये जो ये जो फॉर्मूला है पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर देते? देखिए हमारे संकल्प पत्र में जब 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, उन 3 राज्यों के अंदर हमारे संकल्प पत्र में बताया गया था कि हम 450 रुपए में देंगे। हाँ। हमने 3 राज्यों के अंदर दिए हैं। नहीं, अब तो आप 140 करोड़ की जो आबादी है वो आपका परिवार है ना, कि मोदी जी का परिवार, तो वो 140 करोड़ की आबादी को आप एक ही फॉर्मूला है 450 रुपए का सिलेंडर दीजिए, बात खत्म। बात तो सुनो तिलक भाई, मेरी बात तो सुनो, पूरे हिंदुस्तान में भी तो दे रहे हैं ना, 600 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं ना उज्ज्वला के अंदर। नहीं, मैं 450 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। तो दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं। हम कहाँ सर 450 रुपए का है? नाम नहीं कर रहे तिलक भाई, मैं कह रहा हूँ 3 राज्य में 450 रुपए का दे रहे हैं, अन्य राज्यों में हम। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री तो सदन के भीतर ये बता रहे थे कि हमने कोई ऐसी कमिटमेंट की नहीं है 450 रुपए के सिलेंडर वाली। देखो गारंटी वाली बात है, मोदी जी की गारंटी ये थी कि हम 3 राज्यों के अंदर 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। गर्ग साहब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं है। गारंटी कहाँ गई? गर्ग साहब बताओ आज राहुल गांधी की क्या है? चलो नहीं, राहुल गांधी विषय नहीं है, राहुल गांधी की अलग से बात कर लेंगे। 30 लाख किस हैसियत से वो नौकरी की गारंटी दे रहा है? राहुल गांधी किस हैसियत से 30 लाख की नौकरी की गारंटी दे रहा है? नहीं, वो क्यों गारंटी कैसे दे रहे हैं वो उनसे कांग्रेस से जाइएगा। एक मिनट सर, आप सवाल क्यों घुमा रहे हो गर्ग साहब? और अगर वो बताइए ना, अब आज राहुल गांधी क्या है, किस बात की गारंटी दे रहा है जब उसकी गारंटी नहीं है? गर्ग साहब सवाल तो सुन लीजिए सर, आप सवाल घुमा रहे हो। उसकी गारंटी नहीं है तो फिर आप एक गारंटी में ये फर्क है भाई सर। मैं आप ही की गारंटी की बात करूं, मैं राहुल गांधी की गारंटी की पूछ ही नहीं रहा आपसे सर। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि 450 रुपए के सिलेंडर की आपने बात की, आपने कहा कि हमने वहां कमिटमेंट की थी, यहां नहीं की थी। चलिए मैं आपकी बात मान गया, लेकिन फिर पेट्रोलियम मंत्री सदन के भीतर ये क्यों कह रहे थे कि हमने इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं किया?
450 के सिलेंडर वाली? हाँ बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने सही जवाब दिया है कि हमने हिंदुस्तान में कमिटमेंट नहीं किया 450 रुपए का सिलेंडर। नहीं नहीं नहीं, उन राज्यों की बात जहां 750 रुपए के सिलेंडर की बात नहीं नहीं तिलक भाई, फिर आप गलत बोल रहे हो। नहीं, मैं नहीं गलत बोल रहा हूं, उन्होंने बोला है। तिलक भाई उनने क्वेश्चन ये कहा था, उनका जो क्वेश्चन था तिलक भाई ये था कि क्या आप 450 रुपए में सिलेंडर दोगे क्या? तब हमने ये कहा कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है हमारी। अच्छा, तो मतलब वहां है राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां तो नहीं मसला होगा ना? तो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रोविज किया था, इसलिए आप उस चीज को उससे कोरिलेटेड नहीं किया। बिल्कुल सही बोला उन्होंने लोकसभा हाँ। कि हमारा पूरे हिंदुस्तान में 450 रुपए में सिलेंडर। अच्छा, मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ, यानी आप ये कह रहे हो कि ये योजना जो है 450 रुपए की, एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हो कि 450 रुपए की जो योजना थी वो सिर्फ उन राज्यों तक सीमित थी जहां चुनाव थे, और बाकी देश में वही। संकल्प पत्र में हमारा भाई 3 राज्यों के इलेक्शन थे, तीनों राज्यों में हमारा संकल्प पत्र। अच्छा, एक बात, आप उसको घुमा फिरा के इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो तिलक भाई? जो दरअसल की बात है, गर्ग साहब सवाल ही तो पूछ रहा हूँ सर, मेरी आदत है सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछ रहा हूँ बस। आप घुमा फिरा के कांग्रेस वालों से पूछो ना कि 10 लाख लोग 30 लाख लोग। गर्ग साहब मुझे मालूम है किससे क्या पूछना, उनसे पूछ लिया सवाल आपके साथ। तो पूछो इनसे। अच्छा, चलते चलते एक बात बताइए, वक्त कम है गर्ग साहब, क्या ये सच है कि नहीं है कि 20 से 24 साल के जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी दर का जो मसला है वो 45% के आसपास है? देखिए, अभी बेरोजगारी दर 3.1% है पूरे हिंदुस्तान में। देश में 30 लाख खाली पद पड़े हैं। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग, अरे देखो तिलक भाई, देखो मैं आंकड़ों की बात करता हूँ। आज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स क्या, PMI इंडेक्स क्या है? 56 से ऊपर जा रहा है। 50 से ऊपर जाने का मतलब है ग्रोथ हो रही है हिंदुस्तान। ये देश में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी की बात की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे में डिफेंस आत्मनिर्भर हो रहा है, मोबाइल के अंदर हमें वर्ल्ड के अंदर 2 सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरर है, सेमीकंडक्टर की हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां लग रही है। अब आपको आप चलो आज शेयर मार्केट देख लीजिए, आप 73-74 हजार का इंडेक्स पहुंच गया। ठीक सर, ठीक, यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि इतना विकास हो रहा है लेकिन फिर भी जो है आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव आया, सौगात लेकर आया, और किसकी गारंटी में कितना दम, ये जनता को यानी कि आपको तय करना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।